हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अब लेक्चर नंबर 5, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है द्रव्य क्या होता है और द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ बेसिक बातें, कुछ जरूरी बातें जो आपको रसायन विज्ञान में आनी चाहिए। ठीक है, जरूरी बातों में सबसे पहली बात आती है बेटा परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या की जगह कभी कभी लेते हैं शब्द परमाणु भार। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? अब जैसा कि बेटा आपने पढ़ा था तत्व के बारे में, ठीक है, आप 10th क्लास में आवर्त सारणी के बारे में जानकारी लेके आए हो। आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व ऐसे हैं जो अभी तक ज्ञात कर लिए गए हैं या खोजे गए हैं। ठीक है, 118 तत्वों में से 92 तत्व जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, ये है बेटा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले। ठीक है, शेष तत्व जो है बेटा वो है मानव निर्मित। ठीक है, तो इस प्रकार से आवर्त सारणी में कुल अभी तक बेटा 118 एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो अब जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है बेटा ये बेसिकली होता है किसी परमाणु में, परमाणु या तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। बेटा आप आगे जब धीरे धीरे बढ़ोगे तो आपका चैप्टर आएगा बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना वाले अध्याय में आप पहले पढ़ते हो परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसका विभाजन संभव नहीं होता है, उसे कहते हैं परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या होता है बेटा? किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते उसे कहते हैं परमाणु। ठीक है, और परमाणु जो होता है ये कुछ अपरमाणविक कणों
परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये अब परमाणविक कण जो है मुख्यतया हम इन्हें तीन भागों में बांटते हैं। एक होते हैं आपके प्रोटॉन, जिन्हें दिखाते हैं P से। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन्हें दिखाते हैं स्मॉल e से। और एक होते हैं न्यूट्रॉन, जिन्हें दिखाते हैं स्मॉल n से। ठीक है, तो परमाणु जो होता है ये अब परमाणविक कणों से मिलकर बना होता है, और अब परमाणविक कण होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु की संरचना जब आप पढ़ोगे बेटा तो आपको पता लगेगा कि भाई परमाणु जनरली गोलीय संरचना या दीर्घ वृत्ताकार संरचनाएं होती हैं, जिसमें एक केंद्र होता है। इस केंद्र को बोलते हैं नाभिक। ठीक है, और इसके चारों ओर होते हैं बेटा कक्षाएं या कोष। ये वृत्ताकार या जनरली बेटा हम वृत्ताकार दिखाते हैं, कुछ वृत्ताकार होती हैं, कुछ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम कक्षाएं। या कोश। ठीक है, ये होती हैं वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कक्षाएं या कोश। ठीक है, तो परमाणु का जो नाभिक होता है बेटा, इस नाभिक में सदैव प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और कक्षाएं या कोश जो होते हैं बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, या अपन कह सकते हैं चक्कर लगाते हैं। जैसे बेटा पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा इस तरह एक दूसरे से चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से बेटा। ठीक है, तो नाभिक होता है बेटा परमाणु का केंद्र में बहुत छोटा सा स्पेस होता है, जहां होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और ये कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु बेटा, डिटेल से इसको हम पढ़ते हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ढंग से। किसने इसको समझाया था, क्या क्या इसकी पुष्टि हुई थी, क्या क्या इसमें पाया गया था। ठीक है, कंप्लीट पुष्टि होती है बेटा इसकी डिटेल से एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणुवीय संरचना में। ठीक है, ब्रीफ बात जो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, और परमाणु के अब परमाणविक कण मुख्यतया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात परमाणु की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी बात के आधार पर हम देखें परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व के या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उसे कह देते हैं हम परमाणु क्रमांक। क्लियर बच्चों आपको, इसमें बात आपको। ठीक है, ये होता है बेटा परमाणु क्रमांक के बारे में। ठीक, सेकंड आता है बेटा आपका द्रव्यमान संख्या।
मास नंबर। द्रव्यमान संख्या जो होती है बेटा, ये किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या को दर्शाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की संख्या। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स जो होता है बेटा, वो होता है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से जो नाम देते हैं बेटा, वो देते हैं न्यूक्लियॉन। क्लियर? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से नाम देते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियन का मतलब नाभिक में पाए जाने वाले कण, और नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन एवं न्यूट्रिनो। क्लियर? ठीक है। अर्थात इसका मीनिंग हो जाएगा कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, उसे बोलते हैं बेटा द्रव्यमान संख्या। क्लियर बच्चों? द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की संख्या, उसे कहेंगे हम द्रव्यमान संख्या। क्लियर है बात समझना आपको? ठीक है। अब यहीं पर एक बात निकल के आती है, परमाणु भार। कुछ लोग कहते हैं साहब कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक ही बात है। मैं कहता हूं नहीं, ये एक ही बात नहीं है। इसमें डिफरेंस है, बट इनकी वैल्यू समान होती है, लगभग इनका मान समान होता है, इसलिए इन्हें हम एक ही बात की तरह काम में ले लेते हैं। क्लियर? ठीक है। पर्यायवाची शब्द की तरह काम में ले लेते हैं, क्योंकि इनके मान जो होते हैं किसी भी परमाणु के लिए वो लगभग समान होते हैं। ठीक है। परमाणु भार जो होता है बेटा, ये एक सापेक्षिक राशि है। ठीक है। और प्राचीन काल में परमाणु भार को जो है बेटा, वो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर बताया गया। ठीक है। बट जैसे जैसे समय निकला, लगभग सन 1961 में इस परमाणु भार को कार्बन 12 पद्धति या कार्बन 12 के आधार पर समझाया गया। ठीक है। तो सापेक्षिक राशि का मतलब होता है बेटा कि किसी के सापेक्ष, जैसे हाइड्रोजन के सापेक्ष या कार्बन 12 के सापेक्ष। ठीक है। तो आजकल बेटा जो मान्य है, जो एप्लीकेबल है, वो है कार्बन 12 के आधार पर परमाणु भार की डेफिनेशन या मीनिंग। ठीक है। तो परमाणु भार को परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि किसी भी परमाणु का
किसी भी परमाणु का परमाणु भार, किसी भी परमाणु का परमाणु भार यह जानकारी देता है कि वह परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी भी परमाणु का परमाणु भार जो है बेटा वो सूचना देता है कि वह परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना भारी है। ठीक है। और परमाणु भार का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा AMU, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु भार की जो यूनिट होती है बेटा उसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, परमाणु भार इकाई। हिंदी बोलते हैं परमाणु भार इकाई। ठीक है। आजकल इसे स्मॉल यू से भी दर्शाते हैं, जिसे बोलते हैं यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है। एकीकृत द्रव्यमान बोलते हैं। आजकल AMU को U से भी दर्शाते हैं, जिसका मीनिंग होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। क्लियर। तो परमाणु भार को दर्शाने वाली जो इकाई है बेटा वो है AMU, या जिसे दिखाते हैं हम स्मॉल u से, जिसे बोलते हैं यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। क्लियर। अब इसमें जो बेटा देखता हूं, नीचे तो दिख रहा है एक बार, हाँ दिख रहा है आपको। इसमें AMU और ग्राम की बात करें तो 1 AMU बराबर जो होता है बेटा वो होता है 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है। ये जी मतलब ग्राम बेटा, ग्राम को जिसे दिखाते हैं GM से दिखाते ग्राम को जनरली। ठीक है। या इसे आप सॉल्व करते हो तो हो जाता है बेटा ये 1.467 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है। ये हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है। तो ये होता है बेटा AMU और ग्राम में संबंध। तो किसी भी परमाणु का परमाणु भार जो है वह ये जानकारी देता है कि वह परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है। तो देख लो बेटा ये अलग चीज हो गई और ये अलग बात हो गई। लेकिन ये अलग बात और ये अलग बात हो गई। बट जब किसी भी परमाणु के लिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार निकाला जाता है तो उनके मान लगभग समान प्राप्त होते हैं। भाई परमाणु भार को ये तो है नहीं बेटा हमने तोड़ के निकालते हैं, इसके लिए निकालने के लिए विभिन्न विभिन्न टेक्निक है, विभिन्न विभिन्न तकनीक है।
ये प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रायोगिक रूप से ज्ञात की गई वैल्यू होती है। ठीक है, और आजकल इसके लिए जो सबसे ज्यादा काम में आती है तकनीक, वो आती है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे निकालते हैं परमाणु भार का मान। तो ये नहीं है भाई, ये भी ऐसे भाई द्रव्यमान संख्या से निकालते हैं प्रैक्टिकली। ये नहीं है भाई पकड़ा परमाणु पकड़ा, उसके नाम को पकड़ा, गिनती कर ली। क्लियर? ठीक है भाई, परमाणु बहुत छोटा भाग होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है। जरूरी नहीं आपकी आंखों से देखी जाए। क्लियर? जरूरी नहीं है वो आपकी आंखों से विजिबल रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणु भार जो होता है या द्रव्यमान संख्या होती है बेटा, ये सब प्रायोगिक रूप से ज्ञात किए जाने वाले मान होते हैं। परमाणु क्रमांक भी प्रैक्टिकली ज्ञात किए जाने वाले मान होते हैं। ठीक है, क्लियर? जब मान ज्ञात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार की वैल्यू समान प्राप्त होती है, लगभग इक्वल प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात है बेटा परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार की जानकारी। हो पाएगी आपको? ठीक है, सामान्यतः बेटा किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को हम दर्शाते हैं Z से। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या को हम दर्शाते हैं A से, कैपिटल A। ठीक है, तो किसी भी तत्व को दर्शाने के लिए सामान्यतया इस प्रकार से लिखते हैं, या ये मॉडर्न तरीका है, आधुनिक तरीका है। ठीक है, यहां जो जेड है ये पता ही है आपको क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एक्स जो है बेटा ये हो जाएगा आपका तत्व का प्रतीक, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये होता है तत्व का प्रतीक। और ये जो ए होता है बेटा ये होता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो किसी भी परमाणु को जनरली हम दिखाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इस एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? ठीक है, आपसे कहते हैं भैया कि परमाणु में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। ठीक है, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए एटम, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो हो जाएगी आपकी A माइनस जेड। इसमें से आप इसको घटा दोगे, वही देख लो करके। ए का मतलब आपने लिखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये लिखा आपने ए का मतलब, माइनस जेड का मतलब आपने भी लिखा थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आप देख पा रहे हो। क्लियर? तो किसी भी तत्व का आपको बेटा परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या पता हो तो उसमें आप प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दूं मैं कह दूं भैया मेरे पास कोई तत्व है, मान लो तत्व है मेरे पास हाइड्रोजन। ठीक है, शायद आप सबको पता होगा हाइड्रोजन का जो जेड होता है वो 1 होता है, और हाइड्रोजन का ए जो होता है ये भी 1 होता है, लगभग 1.08 होता है बेटा, 1 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्लियर? अब आपसे कह दे कि भाई मुझे इस तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो प्रोटॉन की संख्या आप कह दोगे जो परमाणु क्रमांक है वो उसमें तत्व में हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या, होगी नहीं बच्चों? क्लियर? आपसे कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, आप कह दोगे सर हम जो द्रव्यमान संख्या है इसमें से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। बेटा बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत छोटी बातें पढ़ रहे हैं, पर ये बातें बाद में जाके करती हैं परेशान आप लोगों को। ठीक है, केमिस्ट्री की बहुत बारीक बातें पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से आप प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए। ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, आपने प्रोटॉन की संख्या कह दी और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना कह दिया, अब हम कहेंगे साहब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें परमाणु या तत्व को देखना होता है। ठीक है, देखने पर यदि आपका परमाणु या तत्व है उदासीन, यदि परमाणु या तत्व है उदासीन, उदासीन का मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं है, शून्य आवेश है, ना प्लस है ना ही माइनस है। क्लियर? उस परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में परमाणु में जो प्रोटॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होंगे। ध्यान देना अच्छे से, यदि परमाणु है उदासीन मीन्स देयर इज नो एनी चार्ज, तो उस परमाणु में जो प्रोटॉन होंगे वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, अर्थात जो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सेकंड के साथ आगे बेटा, यदि परमाणु आपका ऋणावेशित है, तो ध्यान देना अच्छे से, किसी भी परमाणु पर ऋणावेश कब आता है मैं आपको पता होगा, किसी भी परमाणु पर
जो ऋणावेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, वो तब आता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। बहुत ध्यान देना बेटा, किसी भी परमाणु पर ऋणावेश तब आता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, और परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना ही ऋणावेश आएगा। जैसे मैं कह दूं भैया ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु होता है आपका 8O16। ठीक है, मान लो इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो हो जाएगा आपका O-। ठीक है, मान लो इस परमाणु ने एक और इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये हो जाएगा O-2। ठीक है, अर्थात यहां से यहां तक पहुंचने में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। बेटा क्लियर, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे उतना ही ऋणावेश। क्लियर, ठीक है, बस इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणावेशित परमाणु में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऋणावेशित परमाणु में यदि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं तो मैं कह दूंगा भैया उस परमाणु में कुल कितने प्रोटॉन हैं। ठीक है, और उसमें से यदि मैं चार्ज या ऋणावेश को, नेगेटिव चार्ज को घटा दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, यदि परमाणु में से मैं परमाणु की प्रोटॉन की संख्या में से उसके चार्ज को घटा दूंगा तो उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता लग जाएगी। अर्थात O-2 के लिए यदि मैं बात करूं तो O-2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर, इसमें से मैं नेगेटिव चार्ज है 2, मेरी संख्या का मतलब है ओनली परिमाण चिन्ह लेना। ठीक है, 2 को घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 6। ये है इस O-2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो किसी भी परमाणु यदि ऋणावेशित है तो उस ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मुझे उस ऋण आवेशित परमाणु पर कुल कितना आवेश है यह देखना पड़ेगा, और उस आवेश को मैं उस परमाणु के प्रोटॉन की संख्या में से या परमाणु क्रमांक में से घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास उस परमाणु में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता लग जाएगी। उसमें आपको, ठीक है, तीसरी बात आती है बेटा कि यदि परमाणु हमारा धन आवेशित है, यदि परमाणु जो है वो क्या है, धनावेशित। ठीक है, परमाणु जब होता है धनावेशित तो उसमें यदि मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो ठीक है, तो वही हम जब नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे थे तो परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या आता है। यदि मैं कह दूं भाई मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज कब आता है, धनावेश कब आता है,
उल्टा हो गया बेटा, उल्टा हो गया बेटा, ये धनावेशित रहेगा। और अब बात करेंगे ऋणावेशित की। थोड़ा बेटा थोड़ा सा बेटा सही कर लेना इसको, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, ठीक है। धनावेश जब आता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दूसरा कराता हूं आपको, मैं कराता हूं, मान लो सोडियम प्लस की बात करूं, ठीक है। तो सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। और इसमें से मैं प्लस का मतलब 1 चार्ज इसे घटा दूंगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर? ध्यान रखना बेटा, धनावेश आता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। गलती थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, ठीक है, फ्लो में कभी हो जाती है, क्लियर। थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, यहां पर ध्यान देने की बात है। दोबारा ध्यान दो, किसी भी परमाणु उदासीन होता है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बराबर होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यदि परमाणु धनावेशित होता है तो हम जानते हैं परमाणु पर धनावेश कब आता है, जब वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर आता है धनावेश, ठीक है। तो हमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक में से उस पर जो भी आवेश है उसे घटाना होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं कहूं नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, तो ऋणावेश का मतलब होता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही उस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। क्लियर? जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही क्या आएगा, उस पर ऋणावेश आएगा, ठीक है। क्लियर? जैसे वही अपन ने बात की थोड़ी देर पहले, O-2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 ऋणावेश, ठीक है। तो उसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो हो जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नेगेटिव चार्ज, धनावेश का परिमाण। अर्थात इसमें निकालोगे बेटा आप तो 8 इस पर होता है आपका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, और इसमें 2 आपने ऐड कर दिया, अर्थात 10 हो गए इस पे ऑक्सीजन -2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है भाई। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आप सीख गए होंगे, ठीक है। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है और परमाणु भार क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। क्लियर? परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, ठीक है। दूसरी बात, परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, ठीक है। ये 2 बातें बेटा आपको बहुत कम आएंगी, क्योंकि आगे बेटा हम पढ़ने वाले हैं मोल अवधारणा, ठीक है। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें अच्छे से काम आती हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप अध्ययन करते रहें। कहीं भी कोई समस्या है आप मुझसे डिस्कस करें। धन्यवाद।